आवाज नहीं आई। ओम शांति। नमस्ते। किसको किया नमस्ते? अच्छा, बाबा को किया, मुझे नहीं किया ना। नहीं, मुझे करने का ज़रूरत भी नहीं था। लेकिन नमस्ते थोड़ा हम एक दूसरे को करेंगे। नमस्ते अपने आजू बाजू में देखें, एक बार मुस्कुराएं, एक्सचेंज द पॉजिटिव वाइब्रेशंस एंड टेल नमस्ते। हाथ जोड़ के प्रेम भाव से, मुस्कान के साथ, सकारात्मक ऊर्जा का एक्सचेंज के साथ। चलो, बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। सत्र शुरू करने का पहले एक छोटा सा प्रश्न आपसे पूछेंगे। भोजन और विश्राम के दोनों में से कौन सा ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको लगता है? एक नंबर है भोजन, दूसरा नंबर है विश्राम। Which one is more important for you? प्रायोरिटी किसको देंगे? विश्राम। कितने लोगों को लगता है कि विश्राम को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए? जरा हाथ उठाइए। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितने लोगों को लगता है कि नहीं, भोजन तो प्रायोरिटी होनी चाहिए? अच्छा, कुछ लोगों को, लिमिटेड लोगों को लगता है। मेरे लिए खुशी की खबर है कि आप लोगों ने विश्राम को प्रायोरिटी में रखा, उसके लिए हाथ उठाया, और यहाँ का प्रशासन ने आपको विश्राम के लिए लगभग 2 घंटे की अच्छी मार्जिन दे दी, जो मेरे को सत्र चलाने में अच्छा सहयोग मिलेगा, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ। सही बोल रहा हूँ क्या? भोजन की तो कोई क्राइसिस है नहीं बाबा की बच्चों का। भोजन पर्याप्त मिलती है, अच्छी क्वालिटी पोषण युक्त भोजन तो मिलती ही है बाबा के घर में। लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने टूर किया, मैं भी आप लोगों के साथ में ही था, बीच में रास्ते में बात हो रही थी कि 3 रात जागने के बाद पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले, सुनाने वाले और सुनने वाले, सत्र चलाने वाले वक्ता और सुनने वाले श्रोता, ये दोनों के बीच की जो सिलसिला है, दैट वाज रियली चैलेंजिंग। अब वो चैलेंज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा घट रहा है। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ या ना? आवाज़ नहीं आ रही है। 4 लोगों ने कहा हाँ, बाकी लोगों के लिए ना। क्या समझें? हाँ, चलिए, मैं बीच बीच में आपको ऐसे हरकत कराते रहूँगा, आवाज़ से भी, एक्शन से भी, नज़रों से भी, कुछ ना कुछ कराते रहूँगा। सहयोग मिलेगी क्या? हाँ। क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि आप लोग सभी युवा वर्ग के सदस्य सिर्फ नहीं हैं, सही में युवाओं की ऊर्जा भी आपके अंदर है? मान सकते हैं? वेरी गुड। दूसरा अजम्पशन क्या ये भी कर सकते हैं कि आप युवाओं का गाइड है, मेंटर है, ट्रेनर है, काउंसलर है, नेविगेटर है, फैसिलिटेटर है? मान सकते हैं? आप लोग काफ़ी ग्रोन अप है, एजुकेटेड है, कॉन्शियस है, समझदार है, दुनिया को बहुत करीबी से देख चुके हैं, युवाओं के साथ में बहुत क्लोज इंटरेक्शन कर चुके हैं, और आज यहाँ पर जिस पर्पस के लिए हम लोग एकत्रित बैठे हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस की, ये मीट की उद्देश्य है, वो ये है कि हम युवाओं को सही मार्गदर्शन कर पाएँ। आज ए पोटेंशियल फैसिलिटेटर, आज ए पोटेंशियल गाइड। हमें कहा गया कि ये जो टॉपिक है यूथ माइंडसेट इन डिजिटल एरा, ये आपको यूथ समझ के हम कंटेंट डिलीवर नहीं करने वाले। सवेरे दीदी जैसे बता रहे थे ना, व्हाट इज द इंटेंशन, व्हाट इज द एटीट्यूड एंड व्हाट इज द अप्रोच। हम उसको दूसरे तरीके से IAS के नाम से चलाते हैं, इंटेंशन, एटीट्यूड एंड स्ट्रेटेजी, IAS। तो हमारी इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए कि वी आर नॉट गोइंग टू टेक द कंटेंट ऑफ दिस डिलीवरी। ये कंटेंट हमारे लिए एक सिर्फ साधन मात्र रहेगा, सपोर्टिव टूल रहेगा। करना क्या है हमें? इस कंटेंट से हमारी नजरिया और थोड़ी सी व्यापक हो जाए, हमारी समझदारी और थोड़ी सी व्याप्त हो जाए, जो कि आगे चल के हमें युवाओं को मार्गदर्शन करने में, उनको फैसिलिटेट करने में कुछ हमारे लिए सपोर्ट का काम कर लें। यह है इंटेंशन। मेरी बात पहुंच रही है क्या?
यानी आप लोग बेस लेवल के कंटेंट रिसीव करने वाले ऑडियंस नहीं है, उससे एक स्टेप ऊपर है। दूसरा एटीट्यूड। एटीट्यूड हमारी क्या होनी चाहिए? हम लोग अभी लर्नर है या लर्नर को फैसिलिटेट करने वाले फैसिलिटेटर है? क्या है? फैसिलिटेटर है। यहाँ जो भी भाई बहनें बैठे हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, आप यहाँ पर देख रहे होंगे मेरा नाम के नीचे लिखा है एम्पैनल्ड मास्टर ट्रेनर एंड नेशनल रिसोर्स पर्सन। ये भारत सरकार की एक वेबसाइट में आपको यही डेजिग्नेशन मिलेगा, आज की डेट में इसी क्षण मिलेगा। ये सरकारी प्रोटोकॉल होती है, लेकिन जो वास्तव में हम समझते हैं, टू बी ए मास्टर ट्रेनर फर्स्ट यू नीड टू बिकम ए मास्टर लर्नर। हाँ या ना? अगर आप मास्टर लर्नर नहीं बनना चाहते हैं, नहीं बन पा रहे हैं, तो आप जिंदगी में कभी मास्टर ट्रेनर बन ही नहीं सकते। ये हमारे मेंटर ने, हमारे गुरुओं ने 25 साल पहले लगभग मुझे बताया था कि जब तक तुम अपने नाम के सामने ट्रेनर लिखते हो, मास्टर ट्रेनर लिखते हो, नेशनल रिसोर्स पर्सन लिखते हो या सरकार लिखती है एज पर ऑफिशियल प्रोटोकॉल, तो समझ लेना, अंदर से अज्यूम कर लेना कि ये शब्द पुकारने की पहले, उच्चारण करने की पहले, बोलने की पहले, एग्जिबिट करने की पहले, माइक पकड़ने की पहले, अज्यूम दैट यू आर ए मास्टर लर्नर। एंड माय डियर फ्रेंड्स, लर्निंग का कोई अंत नहीं होती है, इट इज ए लाइफ टाइम प्रोसेस। तब से मेरी जागृति हो गई और थोड़ी सी निखार आ गया सोच विचार में, संकल्प में, विचारों में, कि मुझे तो जिंदगी भर सीखने की आवश्यकता है अगर मैं सही में अपनी रोल को जस्टिफाई करना चाहता हूं तो। बात पहुंच रही है क्या? तो आपसे हम उम्मीद करते हैं, और ये कॉन्फ्रेंस के उद्देश्य भी यही है कि आप युवाओं का फैसिलिटेटर बन जाएं, इस डोमेन से संबंधित, इस कंटेंट से संबंधित, डिजिटल एरा से संबंधित युवाओं को आप गाइड कर सकें। एटीट्यूड हमारी क्या होनी चाहिए? हम ये कंटेंट के साथ थोड़ा सा परिचित हो जाएं, हम एक रोल मॉडल बन जाएं युवाओं के लिए, जो हमें देख के अनुप्राणित हो जाएं, रादर देन व्हाट वी स्पीक टू देम। हमारी एक्शन को वो देखें, हमारी हरकतों को देखें, हमारी बातों को सुने, हमारी रहन सहन को ऑब्जर्व करें, हमारी जीवन शैली को देखते रहें, उसी से उनको प्रेरणा मिलते रहें कि व्हाट दिस मैन इज। ये भाई, ये बहन तो कुछ निराले हैं, ही और सी इज समथिंग यूनिक। और वो यूनिकनेस क्या है, उनके अंदर में वो क्यूरियोसिटी जग जाए, दे नीड टू कम क्लोजर टू यू। वो मैग्नेटिक फूल आपके अंदर में आप क्रिएट कर सके, उनको लगे कि ये भाई जी के पास हम जाएं, ये बहन जी के पास हम जाएं, तो हमारी कुछ मार्गदर्शन होगी, हमारी कुछ क्लैरिटी बनेगी, हमारी कुछ विशेष सपोर्ट या फायदा होने वाला है, जो कि मुझे इस क्षण चाहिए, इस समय की मांग है। दैट शुड बी आवर एटीट्यूड। और उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्ट्रैटेजी का एक कंटेंट सेगमेंट हम अभी 1 घंटे के अंदर में कुछ डिस्कस करेंगे, जो कि संवाद के रूप में होगा। आप ये नहीं समझना कि भाई जी तो सब रेडीमेड लेके आए हैं, दिखाएंगे और जो बोलने का है बोलेंगे और हम तो पैसिव लिसनर बन के सुनेंगे, ऐसा नहीं है। पहले ही मैंने क्लैरिफाई कर दिया, जो यहाँ बैठ के आपसे बात कर रहा है, ही इज ऑल्सो ए लर्नर लाइक यू। और लर्निंग का कोई अंत नहीं है। जब से हम जन्म लिए तब से लर्निंग शुरू, और जब तक ये सांस चलती रहेगी तब तक इस शरीर यात्रा की लर्निंग प्रोसेस भी जारी रहेगी। अभी तक जितनी बातें हुई, अगर समझ में आ गया, आप तक पहुंच गया, तो एक बार मुस्कुरा के, ताली बजा के मुझे सूचित करिए। बढ़िया। अभी तक 2 चीजें हैं जो मोदी जी के सरकार ने जीएसटी फ्री रखा है। हम हर सभा में इसको एनकरेज करते हैं, ताली बजाना और मुस्कुराना। देयर इज नो जीएसटी। ताली की आवाज रायपुर के चारों तरफ गूंजता रहे, बहुत अच्छी बात है।
और थोड़ा आगे चले जाए नागपुर तक, वेरी गुड, भोपाल तक एक्सलेंट, दिल्ली पहुंच जाए तो भी चलेगा। मोदी जी के कान में नहीं पड़ना चाहिए। अगर उनके कान में पड़ जाए ये आवाज कहाँ से आ रही है पता करो, पता करके पता चल जाएगा कि ये रिट्रीट सेंटर ब्रह्मा कुमारीज के यहाँ से आ रही है, तो फिर जीएसटी लगने की संभावना बढ़ जाएगी। और बढ़ गई तो फिर हमारा सोच विचार भी बदल जाएगा। पैसा संचित करने के लिए फिर ताली बजाने में भी कंजूसी करने की मजबूरी आ जाएगी। तो इसलिए ताली बजाते रहे तब तक। पहले ही हमने कह दिया कि हु आर द यूथ टुडे। आप लोग सभी दीदी के बातों से सुबह से अभी तक सुन रहे हैं कि हम लोग सभी स्पिरिट के साथ में है, यूथ की स्पिरिट के साथ है। हमारे अंदर आज भी अभी भी इरेस्पेक्टिव ऑफ आवर बायोलॉजिकल एज युवाओं का उमंग उत्साह है, एंड दैट इज डिजायरेबल ऑल्सो। बहुत अच्छी बात है। बाबा की जो बच्चे हैं, बाबा के ज्ञान में जो ओतप्रोत हैं, बाबा की जो श्रीमत है उसमें हमेशा जो डूबे हुए रहते हैं, उनके अंदर में उमंग तो हमेशा उछलता ही रहता है, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जो हमारी सामाजिक समझ है, सोशल अंडरस्टैंडिंग है, प्रोफेशनल सेटअप है, ऐसे कुछ क्लासिफिकेशन की जाती है, एक्स जनरेशन, वाई जनरेशन, जेड जनरेशन, जिसको हम लोग पॉपुलरली कहते हैं जेन जेड। नाम सुना? जेन जेड। कितनों को नाम पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेन जेड? ओ माय गॉड, इतने सारे लोगों को, बहनों को पता नहीं है। इस साइड से एक भी हाथ नहीं उठा। बताइए क्या है जेन जेड? ओ माय गॉड, वेरी गुड, भाई जी के लिए ताली बजाइए, बहुत सुंदर। उन्होंने कहा कि वो बच्चे जो 97 से लेकर 2012 के अंदर में जन्म लिया है, आज के दिन में देखा जाए तो उनके उम्र लगभग कितना होगा? 20-25 साल के आसपास होगा। सो ऑब्वियसली दे आर काउंटेड एज द मॉडर्न एज के यूथ। ये है जनरेशन जेड, 1997 से 2012। और यही लोगों को नजर में रख के हम लोग आज की बात करेंगे। अब व्हाट विल हैपन टू द पीपल हु हैव टेकन बर्थ आफ्टर 2012? 2013 के बाद में जो जन्म लिए वो किस कैटेगरी में होंगे? उनको क्या कहते हैं? दे आर सुपर एडवांस्ड। इन लोगों की बातें अभी हम कहेंगे। ये जो देख रहे हैं ना आप लोग 97 से 2012, इन लोगों की आचरण कैसी है, नजरिया कैसी है, सोच विचार कैसी है। और इसके बाद वाले जो जनरेशन है ये लोग सुपर एडवांस्ड है, उनकी बातें कम करेंगे। इनको हम कहते हैं अल्फा जनरेशन वाले, 2013 ऑनवर्ड्स। अभी वो स्टेज इन लोगों का नहीं आया जो हमारे लेवल में बैठ के हमारे साथ में क्लोज इंटरेक्शन कर पाए। अभी ये ग्रोइंग स्टेज में है, बट स्टिल दे आर हाईली एडवांस्ड। तो ज्यादातर हमारी कंटेंट्स जो डिस्कशन में लाया जाएगा वो रहेगा जेन जेड के बेस पे। आज की युवाएं कैसे हैं बताइए? छोटे बच्चों को नजर में रखिए, इमर्ज करिए उनको। थिंक अबाउट द चिल्ड्रेन जो रिसेंटली पैदा हुए हैं, इस एज में पैदा हुए हैं, 97 2012 से लेकर अभी तक के जो बच्चे हैं, इन लोगों का उम्र लगभग 20-25 के आसपास है। इन लोगों का आचरण कैसा रहता है, एक्टिविटीज कैसी रहती है, क्या क्या करते रहते हैं लोग? दे आर बिजी इन व्हाट? हाँ जी, उनकी नजरिया, दृष्टि नीचे की ओर ज्यादा रहता है या ऊपर की ओर? नीचे की ओर। बाएं तरफ या दाहिने तरफ? सेंटर में रहता है। कुछ डिवाइस के ऊपर हमेशा फोकस रहते हैं, है ना? हम लोग भी रहते हैं, बट दे आर मोर फोकस्ड अपॉन सच डिवाइसेस। दे आर डिजिटली नेटिव। ऐसे दुनिया में उनकी जन्म हुई जिस जगह पर डिजिटलाइजेशन ही इटसेल्फ इज द बेस ऑफ लाइफ। हमारी जन्म उसके पहले हो चुकी है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइफ हमें डिजिटल टेक्नोलॉजी प्राप्त हुई, हमें वो वरदान के रूप में मिला। दीज आर द टेक्नोलॉजिकल एक्सलेंसेस दैट वी अवेल्ड। लेकिन ये लोग जन्म होते ही इनका हाथ में वरदान के रूप में प्रकृति ने दे दी। एंड दे आर हाइपर कनेक्टेड। हम लोग कनेक्टेड हैं, दे आर हाइपर कनेक्टेड। हाइपर मीन्स बहुत हाई लेवल, इंटेंस लेवल ऑफ कनेक्टिविटी। पल भर के लिए डिटाच्ड होना नहीं चाहते।
हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं हाइपरटेंशन। हाइपर सेंसिटिविटी, अति संवेदनशीलता, किसी का दुख परेशानी देख के आंख में आंसू आ जाना, परेशान हो जाना, छटपटाना, यह होती है हाइपर सेंसिटिविटी। हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं हाइपरटेंशन। अब ये कनेक्टिविटी के सिलसिले में जब बात करेंगे तो दे आर हाइपर कनेक्टेड। अगर इंटरनेट की चक्री घूमती रहेगी ऐसी ऐसी गोलाकार में, तो इनकी दिमाग की चक्री भी घूमती रहती है अंदर में। दे आर सो डिस्टर्ब, दे ऑलवेज वांट टू स्टे कनेक्टेड ग्लोबली। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि इट्स ए वेरी बिग चैलेंज टू स्टे कनेक्टेड विद द ग्लोब, विद द वर्ल्ड। मैं मौका खोजता रहता हूं, कब ऐसे मौका मिले जब मैं अपनी फोन को फ्लाइट मोड में रख सकूं या तो स्विच ऑफ कर सकूं। अभी भी अगर आप आएंगे मेरी बैग में देखेंगे मेरी मोबाइल फ़ोन को, इट इज़ इन फ्लाइट मोड, और मुझे खुशी होती है। आई एम फ्री फ्रॉम द बंडेज, मेरा हाथ पैर मुक्त है, ऐसे लगता है, बंधन मुक्त होकर मैं बैठा हूँ। और आज की युवा उनको जस्ट अपोजिट लग रहा है। अगर उनके हाथ से मोबाइल चली गई, कनेक्टिविटी टूट गई, लोगों से डिटैच कर दिया गया, वर्चुअल कनेक्शन से डिटैच कर दिया गया, दे फील अनकंफर्टेबल, दे फील कंजेस्टेड। सही बोल रहा हूं क्या? हाँ या ना? दे ऑलवेज वांट टू स्टे इन्फॉर्म्ड, दुनिया में कहां पर किस जगह पर क्या चल रही है, भले उससे हमारी कोई कनेक्शन ही ना हो, रिलेशनशिप ना हो, लेकिन जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, तत्पर रहते हैं। इमोशनल सेंसिटिविटी इज ऑल्सो वेरी वेरी हाई। छोटी छोटी बातों में मूड ऑफ हो जाना, स्टेबिलिटी से इनस्टेबल स्टेटस में चले जाना, सट टेम्परामेंट, क्रोध में आ जाना, कुछ कर बैठना, अचानक कुछ हरकत कर बैठना, निर्णय लेने की सामर्थ्य में कमी, रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स टाइम इज वेरी लेस एंड ऑल्सो नॉट मैच्योर्ड। हमारी तुलना में हमें लगता है कि इन बच्चों को कैसे हम संभालें, और जैसे उनकी एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, सो कॉल्ड क्या कहें, जो रूटीन एजुकेशन है, एकेडमिक एजुकेशन है, उसके माध्यम से जैसे वो गुजरते जाते हैं तो ये टेंडेंसी भी उनकी बढ़ती जाती है। हमारे छोटे भाई हो सकते हैं, छोटी बहन हो सकती है, हमारे बच्चे भी हो सकते हैं, एंड वी आर द पीपल हु नीड टू टेक केयर ऑफ सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन। हर चीज में एक उद्देश्य की तलाश, ऐसे कुछ फीचर हमने यहाँ पर इनकॉर्पोरेट किया जो कि आपको एक झलक दिखलाने की सिलसिला में कि आज के बच्चे जो हाइपर कनेक्टेड हैं, डिजिटल वर्ल्ड में जिनकी जन्म हुई, वो लोगों की दिनचर्या लगभग ऐसी है, माइंडसेट लगभग ऐसी है। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? चलिए, रियलिटी ऑफ डिजिटल एरा, पहले क्या था और अभी क्या चल रही है। पहले क्या होता था? द सोर्स ऑफ नॉलेज वाज लाइब्रेरी। मैं जब पढ़ाई करता था मुझे याद है कई लाइब्रेरी का मैंने मेंबरशिप लिया था, और मेरे बड़े लोग मुझे एनकरेज भी किया करते थे, और उसमें फीस भी लगता था, बट स्टिल दे वर हैप्पी, आई वॉज ऑल्सो हैप्पी, बिकॉज मुझे लग रहा था कि नॉलेज की इनपुट मुझे प्राप्त हो रही है। आजकल वो लाइब्रेरी की मेंबरशिप लेना, लाइब्रेरी में जाना, लाइब्रेरी में किताबों को खोलना, पढ़ना, नोट बनाना, उस मात्रा में चल रही है क्या? कोई जा रहे हैं, देख रहे हैं आप उतना जा रहे हैं क्या? कहाँ चली गई? नॉलेज की खोज है, नॉलेज की नीड है, लेकिन नॉलेज की सोर्स बदल गया। क्या हो गया? डिजिटलाइजेशन। गूगल इज द स्टोर हाउस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन दिस वर्ल्ड। पल भर में, विद इन ए माउस क्लिक, विद इन सेकेंड्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल। पहले हमारे थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने वाले कौन हुआ करते थे? हमारी चिंताओं को, हमारे विचारों को, हमारी एनालिटिकल स्किल्स को, हमारी भाव को, हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स को मॉडरेट करना, एनरिच करना, समृद्ध करना, सिखाना, गाइड करना, बताना, मार्गदर्शन करना कौन किया करते थे? पेरेंट्स एंड टीचर्स अक्सर करके करते थे, फैमिली, परिवार के सदस्य लोग किया करते थे। और आज हमारी थॉट को इन्फ्लुएंस करने वाले सबसे बड़े बड़े तत्व, बिगेस्ट एंटिटीज इन दिस वर्ल्ड क्या है?
पेरेंट्स है, टीचर्स हैं, कलीग्स हैं, फ्रेंड्स है, प्रश्न पूछ रहा हूं, कह नहीं रहा हूं। हमारी थॉट प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने वाले हमारी युवाओं की बात कर रहा हूं, जेन जेड की बात कर रहा हूं। सबसे ज़्यादा फिल्म स्टार, उनकी हेयर स्टाइल कैसी है, कौन सी जीन पैंट कैसे पहने हैं, हाँ या ना। दूसरा इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टाग्राम, जो उन्होंने स्क्रीन पे देखा, बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, ह्यूमन इंस्टिंक्ट ही ऐसी होती है उस एज में, जो हमने देखा उसको एक बार आजमा के भी देख लें। So the social media have become the greatest influencers today, जो कि ह्यूमन कंट्रोल से भी ज़्यादा कंट्रोल करने वाला है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस से ज़्यादा इन्फ्लुएंस करने वाला है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स, पहले ज़्यादातर टीचर्स ही हमें इंफॉर्मेशन दिया करते थे, मे बी थ्रू बुक्स एंड नोट्स, और आजकल हो गया इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एवरीवेयर, जस्ट एक फिंगर टच इज एनफ, सारी दुनिया के कंटेंट्स आपके मुट्ठी में आ जाएगी। यस और नो। मॉडर्न यूथ की कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। मल्टीटास्किंग में वो लोग अभ्यस्त है, एक साथ में कई कार्यों को करने की तमन्ना और करने की प्रेशर भी। ऑफिसों में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट की एक फंडामेंटल एक्सपेक्टेशन होती है, बेसिक एस्पिरेशन होती है मैनेजमेंट का, कि एक एम्प्लॉय से हम कितनी ज्यादा डोमेन की स्किलफुल काम ले सकते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी स्किलिंग। एक होती है मल्टी स्किलिंग, दूसरी होती है अप स्किलिंग। आज जो स्किल है उसका अपग्रेडेशन होता जाए, और आज जो स्किल नहीं है उसको हम अडॉप्ट करते जाएं, सीखते जाएं। डिजिटल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजरियल स्किल, एक व्यक्ति अगर ये तीनों स्किल को अडॉप्ट कर लेता है तो ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसा लगता है कि हमारे एक एम्प्लॉय इतना एम्पावर्ड हो गया कि सिंगल मैन को सैलरी देते हैं, तनख्वाह देते हैं, और 3 लोगों की आउटपुट हमें मिलती है, सर्विसेज मिलती है। हमें अलग से मैनेजर रखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से डाटा एंट्री ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है, अलग से इवेंट मैनेजर की ज़रूरत नहीं है, अलग से गुड कम्युनिकेटर, गुड स्पीकर की ज़रूरत नहीं है। ए सिंगल पर्सन कैन मैनेज ऑल दिस सोच। तो ये मॉडर्न एरा का डिमांड भी है, मल्टी स्किलिंग। फास्टर थिंकिंग, आप पढ़ने के लिए सक्षम है, लेकिन क्विक रीडिंग के साथ विद इन ए वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम जो कुछ आपने रीड आउट किया उसके कंटेंट को समराइज करके फिर डिलीवर कर पाना टू ए स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ पीपल, स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप, दैट इज अनदर एक्सपेक्टेशन ऑफ द मॉडर्न मैनेजमेंट। And they are also ready to consume multiple streams of information. मैं अपना उदाहरण लेता हूं, कभी कभी मुझे आश्चर्य लगता है। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। रेलवे सर्विस में वंस आई जॉइंड, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ज्ञान धीरे धीरे साइडलाइन होती गई। ऑर्गेनाइजेशन का डिमांड रहा रेलवे इंजीनियरिंग, और मेरे ऊपर प्रेशर भी वैसे ही रखा गया। Gradually I switched over from mechanical engineering side to railway engineering side. कहानी उतने में समाप्त नहीं हुई। समय क्रम में भारत सरकार ने मुझे एम्पैनल किया एज ए नेशनल रिसोर्स पर्सन, जिसमें ट्रेनिंग देने की कला को हम सिखाते हैं। सिविल सर्विस ऑफिसर्स को हम ट्रेनर्स डेवलपमेंट स्किल्स डिलीवर करते हैं। अब ट्रेनिंग स्किल एक स्पेशलाइज्ड डोमेन है जो कि इंजीनियरिंग से संपूर्ण रूप से भिन्न है। फिर मेरे को कहा गया कि आप ये ट्रेनिंग डोमेन का काम संभालो। मुझे एचओडी बना दिया गया इन द फील्ड ऑफ ट्रेनिंग एडमिनिस्ट्रेशन। इंजीनियरिंग और साइडलाइन हो गई। जो रेलवे इंजीनियरिंग की थोड़ी बहुत सीख मिली थी प्रैक्टिस के दौरान, वो भी साइड हो गया। And finally I became and retired as a trainer itself, as a master trainer, not as an engineer. और अभी जो काम कर रहा हूँ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के साथ में भी काम कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के साथ में काम कर रहा हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के साथ में काम कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि एक व्यक्ति से इतने सारे मिनिस्ट्रीज की जो रिक्वायरमेंट है, नीड है, क्या वो सही में फुलफिल हो पा रही है?
अगर हो पा रही है तो बहुत अच्छी बात है। और एट द सेम टाइम ये भी आती है मन में कि ह्यूमन पोटेंशियल इज अनलिमिटेड। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना कि ह्यूमन पोटेंशियल मतलब दिस इज नॉट द मसल पावर, हमारी शारीरिक ताकत नहीं बोल रहा हूं। द पावर ऑफ द कॉन्शियसनेस, चेतना की जो ताकत है, दैट इज रियली अनलिमिटेड, अक्षय शक्ति का भंडार है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी मतलब अनलिमिटेड, इनफाइनाइट पोटेंशियल आई हैव एंड ऑल्सो यू हैव। डाइवर्सिफाइड फील्ड की स्पेशलाइजेशन एक्वायर करना, अगर आपके इंटरेस्ट है तो एक्वायर करना, उसको एग्जिबिट कर पाना, ये मामूली बात नहीं है। अपने मुख से कहना शोभा नहीं देता, बट दिस इज ए फैक्ट। तो बाबा के बच्चे होने के नाते हमें यह स्पष्ट दिखता है कि ह्यूमन पोटेंशियल विच इज बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम द ह्यूमन कॉन्शियसनेस, नॉट फ्रॉम द बॉडी। शरीर तो सिर्फ मात्र एक इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, आधार है, मशीन की तरह काम करती है, लेकिन कमांड आती है चेतना से, आत्मा से। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या सीखूं, क्या ना सीखूं, क्या खाऊं, क्या ना खाऊं, कितना समय सोऊं, कहाँ सोऊं, कैसे सोऊं, कहाँ जाऊं, कहाँ ना जाऊं, किन लोगों के साथ में मेरी एसोसिएशन बने ना बने। मुझे 16 साल उम्र में बाबा की ज्ञान मिली। नाउ आई एम 57। 16 साल मतलब आप हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि बिलो 18 मीन्स यू आर नॉट ए मैच्योर्ड ह्यूमन। 18 साल में हमारी मैच्योरिटी होती है एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस समय से मुझे ज्ञान मिला, और साइंस बैकग्राउंड होने के कारण बहुत लॉजिकल माइंड हुआ करती थी। ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, बाबा क्यों परम धाम में रहता है, इधर क्यों नहीं आता, हम लोग जब यहाँ रहते हैं तो उसको वहाँ रहने की क्या आवश्यकता है। इस तरह का लॉजिकल एंड क्या कहें कंट्रोवर्शियल लॉजिक मन में आना स्वाभाविक था। बट व्हाट इज दैट एलिमेंट, व्हाट इज दैट रीजन जिसके कारण आज भी हम बाबा को उतना ही प्यार करते हैं जितना 16 साल उम्र में क्या करते थे। लोग बदलते गए, जगह बदलती गई, संस्कार बदलता गया, नजरिया भी बदलती रही, सोच विचार दृष्टिकोण भी बदलता गया, हैबिट्स भी बदलते गए। लेकिन जो नहीं बदल पाया वो ये है कि बाबा और बाबा के बच्चों के साथ का जो एसोसिएशन, दो लवली एसोसिएशन विद द ब्राह्मण फैमिली, तो ये निर्णय करने वाला तत्व है चेतना, और वही चेतना ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। ताकत इन द सेंस अनलिमिटेड पोटेंशियल। इस बात को अस्वीकार करने की कोशिश करें, अभी नहीं तो बाद में भी कर सकते हैं। आप खुद ही एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि आपको लगेगा कि यस आई कैन डू एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, आई हैव दैट पोटेंशियल, अनलिमिटेड पावर आई हैव। क्योंकि करने वाला मेरा हाथ पैर नहीं है, करने वाला मेरा शरीर है ही नहीं। हाथ पैर से जो मैं करता हूं या करती हूं वो तो एक छोटी सी मैनिफेस्टेशन है व्हाट आई एम थिंकिंग इनसाइड मी। द पावर ऑफ इमेजिनेशन यानी कल्पनाशीलता, कल्पनाशीलता की ताकत अनलिमिटेड है, हर व्यक्ति के अंदर में है, जन्म से ही प्राप्त हुआ है। आपको भी है, हमें भी है, भाइयों को भी है, बहनों को भी है, हर मानव को है, हिंदुस्तानियों को भी है, पाकिस्तानियों को भी है, स्विट्जरलैंड वालों को भी है, दोपहर को भी है, रात को भी है, गर्मी के मौसम में भी है, सर्दी के मौसम में भी है। इट डजंट चेंज, द पावर ऑफ इमेजिनेशन डजंट चेंज with respect to geographical location, with respect to time, with respect to space। ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी महिमा आप कह सकते हैं which is given by this nature, given by this supreme authority you can say। तो मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इंफॉर्मेशन हम एक्वायर करते हैं तो इट शुड नॉट बी ए बर्डन अपॉन अस, इट शुड बी ए रिसोर्स फॉर अस। हमारी माइंडसेट ऐसी होनी चाहिए, युवाओं के लिए ये तभी रिसोर्स का काम करेगा अगर हम अपनी पोटेंशियल के साथ में इसको अलाइन करें तब। अगर हम पोटेंशियल से मिसमैच करके इसको एक्वायर करते हैं तो इट विल बी डेट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ, जो कि हो भी रहा है। फिजिकल वेलनेस, फिजिकल वेलबींग, मेंटल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, ऑक्यूपेशनल वेलबींग, स्पिरिचुअल वेलबींग,
ये सारे डायमेंशंस को अगर हम इमर्ज करते हैं तब तक हम हेल्दी रहते हैं, जब तक हमारी पोटेंशियल के साथ हमारी एक्वायरमेंट यानी इनपुट्स मैचिंग में रहते हैं, अलाइनमेंट में रहते हैं। वंस मिसमैच्ड वी आर अनहेल्दी, वंस मिसअलाइंड वी आर सिक। इनोवेशन ओरिएंटेड, न्यू इनोवेशन करने का, नवीन तरीके से काम करने की उत्साह युवाओं के अंदर में देखी जाती है। दे ऑलवेज प्रीफर फॉर क्रिएटिविटी रादर देन रूटीन वर्क। हर रोज एक ही तरह से काम करने की उनको मजा नहीं आता। हमारे अंदर में भी कई ऐसे भाई बहने हैं, दे ऑलवेज लुक फॉर क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब रचनात्मकता, एक ही कार्य को कई नई तरीके से करने की उमंग, उत्साह, विधि, प्रश्न पूछने की उत्साह, हर चीज को गहराई से देखने की इच्छा और लॉजिकल माइंडसेट। आज्यूम नहीं करना, किसी ने कह दिया और हमने सुन के उसको स्वीकार कर लिया, ऐसा नहीं। आज हम लोग ऐसे 5 माइंडसेट युवाओं का विचार में लेंगे जो कि प्रमुख रूप से उनकी लिविंग को प्रभावित करती है। तो 5 ऐसे माइंडसेट आज हम लोग विचार में लेंगे जो कि उनकी लिविंग को बहुत गहराई से इन्फ्लुएंस करता है। नंबर 1, द पर्पस सीकिंग माइंडसेट। नंबर 2, रिकॉग्निशन सीकिंग, कुछ पहचान, सोशल रिकॉग्निशन। फ्रीडम ओरिएंटेड, किसी के अधीन रह के काम करने की इच्छा नहीं रखते हैं आज की युवा। चौथा है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिजल्ट, क्विक एक्शन। अभी मेहनत किया, अभी उसका फल मिल जाए, विदाउट एनी वेट, विदाउट एनी लॉन्ग पीरियड ऑफ वेटिंग। एंड फाइनली द एक्सपीरियंस ओरिएंटेड माइंडसेट, हमें थ्योरी ना सुनाया जाए, कार्य में करके दिखाया जाए, व्हाट हैज हैपेंड, रियल लाइफ में क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन को प्रायोरिटी में लेते हैं। ऐसे 5 डोमेन को लेके हम लोग बात करेंगे। ये तो जस्ट ओवरव्यू हमने देखा है, एक एक करके इसकी बात करेंगे। कैसे याद रखेंगे इसको? 5 को याद रख पाएंगे? मैं पूछूंगा, सेशन पूरा हो जाने के बाद पूछूंगा ये 5 डोमेन क्या क्या है, 5 माइंडसेट क्या क्या है। हमारे एक पैकेज है, हम लोग युवाओं के लिए चलाते हैं, डिकोड पैकेज। बताइए क्या नाम है? डिकोड, बोलिए सभी। डिकोड, डी स्टैंड्स फॉर डिजिटल, कोड COD, CO फॉर कंजप्शन, DE फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। क्या हुआ पूरा? डी कोड मीन्स डिजिटल कंजप्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। शराब पीना, फिर शराब मुक्ति अभियान में शामिल होना। चाय कॉफी पीना, फिर शरीर के अंदर में बीमारी पैदा हुई तो दवा खा के उससे मुक्त होना। एग्जैक्टली उसी तरह डिजिटल कंजप्शन, द डिजिटल इंग्रेडिएंट्स को कंज्यूम करना, नॉट फिजिकल कंजप्शन। ये तो इमोशनल कंजप्शन है, मेंटल कंजप्शन है, वर्चुअल कंजप्शन है, जो कि हमारी इमोशनल हेल्थ को प्रभावित करती है, उसको कहेंगे कंजप्शन, मतलब अंदर में इनपुट के रूप में लेना, फिर उसको डिटॉक्स करना। ये कुल पैकेज को 3 डेज रेसिडेंशियल वर्कशॉप करते हैं, उसको कहते हैं डिकोड। उसमें हम फॉर्मूला के माध्यम से 5 चीज़ को बताते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है? प्योर एंड फाइन, याद रहेगा ना? बहुत सिंपल फॉर्मूला, प्योर एंड फाइन, याद रहेगा? कहिए सभी एक बार, प्योर एंड फाइन। PU स्टैंड्स फॉर पर्पस सीकिंग, RE रिकॉग्निशन सीकिंग, F stands for freedom orientation, IN stands for instant gratification and E for experience oriented। हम एक एक करके अभी डिस्कस करेंगे। पर्पस सीकिंग, हर चीज में उद्देश्य को खोजना, हु एम आई। युवाओं के मन के अंदर में बहुत गहराई से जो उथल पुथल प्रश्न पूछने की लायक है, उनको व्यथित करता रहता है, उनके अंदर में हलचल पैदा करता है। मैं इधर हूँ किस लिए? पढ़ाई कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ? ये एक्टिंग सीख रही हूँ तो क्यों सीख रही हूँ? डांस सीख रही हूँ तो क्यों सीख रही हूँ? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाई कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? व्हाट इज द अल्टीमेट आउटकम? इस तरह से बहुत डीप लेवल की थॉट प्रोसेस उनके अंदर में चलता रहता है। व्हाट इज द अल्टीमेट पर्पस इन माई लाइफ? ये कर लूँ तो क्या होने वाला है?
क्या एजुकेशन पूर्ण हो जाने के बाद मेरे को गारंटी कोई नौकरी मिलेगी? अगर मिलेगी तो विल आई बी सेटिस्फाइड विद दैट जॉब? अगर सेटिस्फाइड रहा तो व्हाट विल बी माय पैकेज? पैकेज में मैं पूर्ण रूप से तृप्त रह पाऊंगा या रह पाऊंगी क्या? इज इट द कंप्लीटनेस ऑफ माय लाइफ? यस और नो? इस तरह की बहुत सारे प्रश्न। क्या इस डोमेन में ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई या बहनें कुछ फैसिलिटेशन हेल्पिंग इनपुट के रूप में डिलीवर कर सकते हैं? यस और नो? बहुत अच्छा स्कोप है, ट्रिमेंडस अपॉर्चुनिटी है। यही तो हमारा कार्य क्षेत्र है, यही हमारी एक्सपर्टाइज है। बाबा के ज्ञान में जब पहले हमने आया, पहला कदम रखा, द फर्स्ट लेसन इन आवर बीके फिलोसफी इज हु एम आई, और वही हमारा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाता है जिंदगी जीने का। सो दिस इज ए वंडरफुल अपॉर्चुनिटी जहां पर हम युवाओं को गाइड कर सकते हैं। पर्पस सीकिंग माइंडसेट, उनको यही खोज है और हमारे पास में उसका रिसोर्स है। इतनी अच्छी मैचिंग है, देखिए। नंबर 2, दिस इज वेयर द स्पिरिचुअलिटी बिकम्स रिलेवेंट। 3 ऐसे कंट्रीज है फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन जहां पर द सुइसाइडल रेट इज हाईएस्ट among the youth. Suicidal rate is highest among the youth. 3 ऐसे कंट्रीज के नाम हम बता रहे हैं, आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा। वैसे कंट्री जहां पर कोई साधन की कमी नहीं है, रिसोर्स की कमी नहीं है। बताइए उसमें इंडिया होगी क्या? हो सकती है या नहीं हो सकती है? हो सकती है। जापान, यूएसए एंड स्वीडन, इंडिया नहीं है उसमें। ताली तो बजा सकते हैं। जापान, यूएसए एंड स्वीडन में सिक्वेंशियली बता रहा हूं। जापान इज नंबर 1, यूएसए इज 2 एंड स्वीडन इज 3। ये तीनों देश एडवांस्ड कंट्रीज है, विकसित राष्ट्र है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड, पॉलिटिकली ऑल्सो एडवांस्ड। गवर्नेंस वाइज अगर आप देखें तो वर्ल्ड के 3 लीडिंग कंट्रीज है ये, और वहीं पे सुइसाइडल रेट इज हाईएस्ट। व्हाई? क्योंकि साधन है लेकिन साधना नहीं है। जीने के लिए सारे के सारे रिसोर्सेस अवेलेबल है, लग्जरी इज अवेलेबल, लेकिन जीने की उद्देश्य क्या है? व्हाई एम आई हियर? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? दैट पर्टिकुलर इंग्रेडिएंट इज मिसिंग। इसीलिए सारी चीजें रहते हुए भी, सारी भरपूरता के अंदर में भी शून्यता की एहसास। यहां पर ब्रह्मा कुमारी इसके इनपुट बहुत बड़ा काम कर सकती है, बहुत बड़ा रोल कर सकती है। नंबर 2, रिकॉग्निशन सीकिंग, पहचान। मेरा नाम रोशन हो जाए, लोग मुझे पहचान लें। आई एम समथिंग यूनिक, आई एम समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई मे बी ए स्टूडेंट, आई मे बी ए गवर्नर, आई मे बी ए मैनेजर, आई मे बी एन एग्जीक्यूटिव, लेकिन मैं जहां भी हूं, जैसे भी हूं, मेरे को एक स्पेशल रिकॉग्निशन मिल जाए। ये माइंडसेट युवाओं के अंदर में दिनों दिन बढ़ती जाती है। और वर्चुअल वर्ल्ड में देखा जाए, डिजिटल वर्ल्ड में, हाउ मेनी लाइक्स, हाउ मेनी फॉलोअर्स, हाउ मेनी अप्रिसिएशंस। अब बताइए, रियल अप्रिसिएशन और वर्चुअल अप्रिसिएशन, रियल लाइक और फेसबुक के लाइक, अंतर है ना? हाँ या ना? और ये सारे जो भटकाव है, ऊपर ऊपर जितने हमारी भटकाव हो रही है, अंडरलाइंग नीड, अंदर में जो चाहत है वो क्या है? मूल एस्पिरेशन, द फंडामेंटल एस्पिरेशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग क्या है? खुशी से जीना चाहते हैं, एवरी मोमेंट हमारी खुशहाल हो, निरंतर खुशी, इंक्लूडिंग यू ऑल्सो, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो। मानव का मौलिक धर्म है, ही और सी ऑलवेज वांट्स टू लिव इन पीस, इरेस्पेक्टिव ऑफ द लोकेशन, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम। दिन हो चाहे रात हो। कभी आपने सोचा कि नहीं चलो यार दिन भर हम खुश रहे, अब रात को थोड़ा दुखी हो जाते हैं, चलेगा? या तो मंथली फर्स्ट फॉर्टनाइट खुश रहे, सेकंड फॉर्टनाइट दुख। ऐसा कभी सोचे? मंडे टू फ्राइडे सुखी रहे और सैटरडे संडे वीकेंड में दुखी रहे? नेवर। So the underlying expectation of the youth is acceptance and significance.
अपना एक स्वतंत्र पहचान बनाने की चाहत, और उसके साथ में द एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल, मुझे लोग स्वीकार कर लें, मैं जैसा हूँ, जहाँ हूँ, मेरी अंदर के गुण जो भी है, जितने मैं पढ़ा लिखा हूँ, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं समझता हूँ, वही मेरे लिए पर्याप्त है, लेकिन लोग मुझे एक्सेप्ट कर लें। द लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस दैट इज एक्सपेक्टेड। नंबर 3, फ्रीडम ओरिएंटेड, स्वतंत्रता की मानसिकता, बंधन में बंधना नहीं चाहते। पेरेंट्स के गाइडेंस सेकेंडरी, टीचर्स के गाइडेंस सेकेंडरी, आई एम सेल्फ सफिशिएंट। मेरे पास इंस्टेंट गाइड के रूप में क्या है? डिजिटल वर्ल्ड इज अवेलेबल एवरी मोमेंट। जो मुझे चाहिए गूगल से देख लेता हूँ, जो मुझे चाहिए चैट जीपीटी से देख लेती हूँ, मुझे पेरेंट्स की सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं। अगर मिला भी तो मुझे लगता है कि अनडिजायरेबल इनपुट्स, आई सेट इट असाइड। एक्सेसिव कंट्रोल एंड फोर्स्ड ओबीडियंस, इसी में कंफ्लिक्ट की मात्रा बढ़ती है, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन के, टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के। इसलिए आजकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में काउंसलर की भी व्यवस्था रखी जा रही है। आप लोग सोचिए कि हमारे बचपन में, व्हेन वी वर स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, हमारे टाइम में कितने काउंसलर हुआ करते थे? होते थे क्या? नहीं होते थे। और हम लोग इतने अच्छे इंसान बने। अच्छे बने कि नहीं बने? अच्छे हैं कि नहीं है हम लोग? जी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, एक उदाहरण बताइए जहां पर हम लोग इंस्टेंटली रिजल्ट चाहते हैं। अगर हम एक बीज डाल दें मिट्टी पे और हर रोज इस मिट्टी को खोद के देखें कि पौधा क्यों नहीं निकल रहा है, पौधा क्यों नहीं निकल रहा है, एवरी डे, तो देखते ही रह जाएंगे, पौधा कभी नहीं निकलेगा। इट हैज इट्स ओन टाइम फॉर जर्मिनेशन। उसको ऑक्सीजन चाहिए, सनशाइन चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, ऑल दोज इंग्रेडिएंट्स सपोर्ट द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। आज हम लोग क्या करते हैं? हमारे बचपन की बात, एक बहुत अच्छा उदाहरण बता रहा हूँ। हम लोग चिट्ठी लिखा करते थे, अंतर्देशीय पत्र लिखते थे। कितनों ने लिखा? जरा हाथ उठाइए। सभी ने लिखा। आज अगर हम पत्र यहाँ से पोस्ट किया, जहाँ डिलीवर होगी हमारे कोई रिश्तेदार, मित्र, परिवार, कितने दिन लगते थे? लगभग 1 हफ्ते के आसपास। जब पत्र डिलीवर होता था तो पढ़ने वाला एक व्यक्ति होता था, सुनने वाले परिवार के और 4 सदस्य आजू बाजू बैठ के सुनते थे, और वो माहौल कैसा होता था? दैट इज ए टोटली डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट काइंड ऑफ फीलिंग्स। ह्यूमन सेंटिमेंट्स आर ऑल्सो इंटीग्रेटेड विद दैट। आज के दिन में बच्चों को पूछिए इनलाइन लेटर होता क्या है, अगर आप कहेंगे वो लोग ऐसे करके देखते रहेंगे, व्हाट इज द इनलाइन लेटर, आई डोंट नो। देखा ही नहीं। देखा है क्या आज हमारे बच्चों को? पता है? नहीं पता। देयर वाज नो नीड। और वो संवेदना भी धीरे धीरे हटती जा रही है। दैट काइंड ऑफ इमोशनल बॉन्डिंग विद इन द फैमिली मेंबर्स, वो आज नहीं है। रादर क्या है उसके जगह पे? अभी हमने एक मैसेज टाइप किया व्हाट्सएप में, सेंड कर दिया, एरो मार्क को हिट कर दिया, जा क्यों नहीं रहा है? आई एम रेस्टलेस विद इन, आई एम एजिटेटेड विद इन, टिक मार्क नहीं हो रही है, आई एम इम्पेशेंट। हाँ कि ना? अब बाबा की शुक्रिया अदा करें, एक टिक मार्क हो गया। स्टिल आई एम इम्पेशेंट। क्यों? डबल टिक क्यों नहीं हो रहा है? अब बाबा की छत्र छाया फिर आई, रोशनी आई, बेटा डबल टिक करवा दिया, फिर भी खुश नहीं है। क्यों नहीं है? ग्रीन मार्क नहीं हुआ। अब बाबा ने देखा बच्चे तो बड़ा अस्थिर हो रहा है, अब डबल ग्रीन करा दो, डबल ग्रीन भी करा दिया, फिर भी बेचैनी है, रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? तो आज हम लोग को इस तरह का इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए, इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। और हमारे जो जेन जेड की बात कर रहे हैं वो आर अगेन रेस्टलेस, हमसे और रेस्टलेस है। आई वॉन्ट इट नाउ, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट डिलीवरी, इंस्टेंट एंटरटेनमेंट, जो हमें तुरंत, आप देखिए फेसबुक या यूट्यूब में देखिए सब शॉर्ट रील्स, उसी के ऊपर सबसे ज्यादा डिमांड। कॉन्स्टेंटली दो चिल्ड्रन कीप ऑन स्क्रॉलिंग, कीप ऑन स्क्रॉलिंग। एक एक शॉर्ट्स कितने ड्यूरेशन की होती है? हार्डली 30-40 सेकेंड्स। इसको कहते हैं स्विचिंग पेनल्टी। मेडिकल साइंस की बात कर रहा हूँ। जो न्यूरल कन्फिगुरेशन हमारी होती है ब्रेन के अंदर में, उसको कहते हैं न्यूरॉन्स। जो स्नायु संस्थान होती है उसका एक कन्फिगुरेशन होती है।
जब हम बार बार एक साइट, मल्टीपल साइट्स देखते हैं, व्हाट्सएप देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीन्स को देख रहे हैं, कहीं हिंसा की बात देख रहे हैं, कहीं लव की बात देख रहे हैं, कहीं रेस्पेक्ट की बात देख रहे हैं, कहीं ट्रस्ट की बात देख रहे हैं, कहीं एग्रीकल्चर की बात देख रहे हैं, कहीं स्पेस रिसर्च की बात देख रहे हैं, मल्टीपल डोमेन्स, एंड विद इन वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम इंस्टेंटली इसको देखा, फिर क्लिक करके इसको देखा, फिर क्लिक करके इसको देखा। इसको हम लोग कहते हैं स्विचिंग पेनाल्टी। द ब्रेन इज नॉट कैपेबल टू टॉलरेट दिस काइंड ऑफ स्विचिंग एंड दैट इम्पोजेस द पेनाल्टी। वो पेनाल्टी के रूप में क्या होती है, जो हमारे न्यूरल कन्फिगुरेशन है, अभी हम दिखाएंगे आपको, वो न्यूरल कन्फिगुरेशन में इतना बड़ा परिवर्तन हो जाती है कि दैट बिकम्स एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो आपका संतुलित स्थिति थी वो असंतुलित स्थिति में चली जाती है और दोबारा वो संतुलित स्थिति में आने का स्थिति में नहीं रहती है। इट इज ए डिसऑर्डर्ड कंडीशन व्हिच इज ए परमानेंटली डिसऑर्डर्ड कंडीशन बिकॉज ऑफ दिस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन ओनली। बच्चों को या तो पता नहीं है, या तो हम गाइड करने में असमर्थ है, हमारे टीचर्स पेरेंट्स के पास में ये ज्ञान होती नहीं है, और अगर होता भी सब कुछ है तो मानने के लिए भी बच्चे तैयार नहीं है, बिकॉज दे नीड इंस्टेंट प्लीजर, सेंसुअल प्लीजर। रिजल्ट क्या होती है, लेस पेशेंस एंड लॉस ऑफ कंसेंट्रेशन। ये देखिए ब्लू टिक एंजाइटी जो अभी हम बात कर रहे थे, सिंगल टिक, डबल टिक, देन डबल ग्रीन, देन व्हाई नॉट रिप्लाई। इसको हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में कहते हैं ब्लू टिक एंजाइटी। करंट सिनेरियो देखिए, समझ में आ रहा है कुछ? भले कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ हो जाए, मेरे पति को भी कुछ हो जाए, छोटे छोटे बच्चे देखिए, किड्स इन बिटवीन, कितने बच्चे हैं देखिए, 3 बच्चे हैं, बट माई प्रायोरिटी इज कम्युनिकेशन। एंड यू सी द ह्यूमन सेंटिमेंट्स। पानी में कोई व्यक्ति डूब रहा है एंड सो मेनी पीपल आर टेकिंग द वीडियो। हमारी बचपन में हम लोग क्या सोचा करते थे, आज भी क्या सोचते हैं, और हमारे बच्चे कैसे सोचते हैं। कल हम लोग जब रास्ते में आ रहे थे, डेड बॉडी वाज लाइंग ऑन द ट्रक, लाइंग ऑन द रोड। एक फीमेल की डेथ हो गई थी। हम लोग जो टूर में गए थे जगदलपुर, कोइंसिडेंटली मैं तो छोटी व्हीकल में बैठा था, और छोटी व्हीकल जैसी आई तो दैट टाइम ओनली 4 और 5 पीपल वर देयर, पुलिस वाज नॉट देयर। खाली डेड बॉडी पड़ी हुई थी एक महिला की, ब्रेन से सीवियर ब्लीडिंग हो रही थी। हमें लगभग 5 मिनट की इंतजार करनी पड़ी फॉर क्लियरेंस, फॉर परमिशन टू मूव। 5 मिनट के अंदर में ना जाने 100 से ज़्यादा लोग वहाँ एकत्रित हो गए जस्ट टू सी व्हाट हैज़ हैपेंड। और आउट ऑफ 100 who are standing there with their smartphones, nearly 90% people were recording the show, recording the scene. Nobody was touching. बातें कुछ नहीं हो रहा था, खाली मोबाइल में उसकी रिकॉर्डिंग हो रही थी। You see the human sentiments. कहाँ गया वो इमोशंस, मानवीय संवेदना है कहाँ आज? इसको हम लोग सेल फोन कहते हैं। दिस जस्ट लाइक ए सेल, जिसको प्रिजन कहते हैं, नाम भी ऐसे ही रखा गया। मजे की बात यह है कि हम कहते हैं कि ये 150 ग्राम की एक डिवाइस है, जड़ वस्तु है, हम चैतन्य शक्ति हैं। हु इज मोर पावरफुल, जड़ ज्यादा शक्तिशाली है या चैतन्य ज्यादा शक्तिशाली? चैतन्य शक्तिशाली। जड़ को चैतन्य कंट्रोल करना चाहिए या चैतन्य को जड़ कंट्रोल करना चाहिए? चैतन्य को जड़ को कंट्रोल करना चाहिए, या हम कहते तो हैं, प्रैक्टिकली क्या होती है? हु इज कंट्रोलिंग हुम? मजे की बात यह है कि वी कैन स्टॉप द डिवाइस एट एनी मोमेंट। मैं रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनिए। वी कैन स्टॉप द डिवाइस एट एनी मोमेंट, बट वी कैनॉट स्टॉप इट। वी आर सो हेल्पलेस, वी आर सो हैंडीकैप्ड, वी आर सो सरेंडर्ड, वी आर सो एडिक्टेड कि हम एक जड़ वस्तु के अधीन हो चुके हैं। हमारे अंदर की पोटेंशियल सब साइड हो गया। वी हैव फॉरगॉटन व्हाट वी आर एक्चुअली। आप उसका यूज जरूर करें, लेकिन उसका अधीन ना बने। द बिगेस्ट चैलेंज इज दैट वी कैनॉट लिव इट। ये सभी के अनुभव है।
ये एक डाइनिंग टेबल का शो है, देखिए। बहुत कुछ साल पहले ये दृश्य हुआ करता था, आज ये दृश्य विरल हो गया, रेयर हो गया। वाई? क्योंकि आज की स्थिति कहीं ऐसी हो गया। देवियों और सज्जनों, हम जो कह रहे हैं उसके साथ में जो स्लाइड में दिखा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो ए लर्निंग फॉर अस। जब हम युवाओं को कुछ कहते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, उनके मार्गदर्शन करना चाहते हैं, ये पर्टिकुलर स्लाइड और इसी तरह से कई स्लाइड हैं, आप देख रहे हैं, कुछ कंटेंट है इसमें, टेक्स्ट है, देयर इज नॉट इवन ए सिंगल वर्ड, एक भी शब्द नहीं है, सेंटेंस तो दूर की बात है, एक भी अल्फाबेट नहीं है, लेकिन ए पिक्चर इटसेल्फ स्पीक्स हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स। हाँ कि ना? फैसिलिटेटर के पास में ये स्किल होना चाहिए कि पिक्चर को मैं अपने शब्दों के साथ में को रिलेट कर पाऊं, ऑडियंस को डिलीवर कर पाऊं, ऑडियंस को समझ में आ जाए। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स ए फैसिलिटेटर शुड हैव। और बाबा के बच्चों के अंदर में ऐसा हुनर है ही है, उसमें और थोड़ा सा निखार लाने की प्रयास कर सकते हैं। देन द फिफ्थ माइंडसेट, एक्सपीरियंस ओरिएंटेड। मुझे थ्योरी मत पढ़ाओ, मुझे करके दिखाओ, शो मी द स्टैटिस्टिक्स, शो मी द रिजल्ट, शो मी द आउटकम। बच्चे पापा को कहते हैं, पापा आपके जमाने में क्या होता था, आप अभी हमको बता रहे हैं, ये जमाना अलग हो गया। पापा इज ऑल्सो हेल्पलेस। पापा को करके दिखाना पड़ता है कि बेटा ऐसा है, करो, देखो व्हाट इज कमिंग आउट, व्हाट इज द आउटकम। एक्सपीरियंस इज मोर पावरफुल देन प्रीचिंग। अभी युवाओं के सामने जो मेजर चैलेंजेस है, देखिए क्या है। टू मच विजडम, टू मच इंफॉर्मेशन, भंडार है सूचनाओं का, लेकिन विवेक नहीं है, जिसके कारण ही फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, मेंटल डिसऑर्डर, सुइसाइडल टेंडेंसी सब बढ़ती जा रही है। यहाँ पर हमारी कुछ रोल है, यस और नो? मदद कर सकते हैं? बीके भाई बहने मदद कर सकते हैं? अरे हाँ कि ना तो बताइए। हमारे पास में यही सारे रिसोर्स है ही, हम उसको यूज करें। मोबाइल डिपेंडेंसी रादर देन डिजिटल एडिक्शन। मेजर चैलेंजेस, मोबाइल डिपेंडेंसी एंड सोशल मीडिया डिपेंडेंसी। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट सोर्स ऑफ हेल्प। मोबाइल के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ाते थे द 3 फंडामेंटल नीड्स ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, रोटी, कपड़ा, मकान। आज के बच्चे कहने लगे हैं सर रोटी, कपड़ा, मकान की जमाना चला गया, उसमें स्मार्टफोन भी जोड़ के बोलिए। 4 फंडामेंटल नीड है, रोटी, कपड़ा, मकान और स्मार्टफोन। बच्चे ऐसे कहने लगे। कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग हैज वीकेंड द कंसेंट्रेशन, स्विचिंग पेनल्टी के कारण। अभी हम आपको गोल्ड फिश दिखाएंगे। गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन इज ओनली 8 सेकेंड्स। ये 2015 की रिसर्च स्टडी है। और मानव का जो अटेंशन स्पैन है विच वॉज लंगर, दैट हैज कम डाउन टू दैट ऑफ गोल्ड फिश, दैट इज लेस देन 8 सेकेंड। इसलिए हम प्रयास करते हैं कि एक स्क्रीन आपके नज़र के सामने 8 सेकेंड से अधिक ना रहे, लेकिन आप लोगों की एक्सप्रेशन को देख के मुझे रखना पड़ रहा है। मेंटल हेल्थ इश्यूज, दीज आर द मेजर चैलेंजेस फॉर द यूथ। स्ट्रेस, एंजाइटी, बर्नआउट, मानसिक थकान, डिप्रेशन इत्यादि इत्यादि। सोशल मीडिया क्या क्रिएट करता है? हमेशा औरों के साथ में तुलनात्मक भावना। वो क्या कर रहे हैं, उसके घर में क्या है, क्या क्या साधन है, कौन सी गाड़ी है, कौन सी ब्रांड की स्मार्टफोन है। कंपैरिजन माइंडसेट। एंड माई वर्थ डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लाइक्स। इसको उन्होंने एक पैरामीटर करके एक्सेप्ट कर लिया, मापदंड मान लिया। वैलिडेशन डिपेंडेंसी, मैं क्या कर रहा हूं या नहीं कर रही हूं उसको स्वीकृति प्रदान करे कोई, एक्सेप्टेंस हो। फोमो, एफओएमओ क्या है ये? फियर ऑफ मिसिंग आउट। हमेशा डर रहता है अंदर में, किस तरह का शंका रहता है कि मैं अगर डिजिटली कनेक्टेड नहीं रहूंगा या नहीं रहूंगी तो आई विल बी लेफ्ट आउट ऑफ द क्राउड। लोगों के साथ में मैं तालमेल देके चल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता, आई विल बी लेफ्ट आउट।
फियर ऑफ मिसिंग आउट। ये देखिए एक मानसिक बीमारी आजकल नया पैदा हो गया, नोमोफोबिया इसको कहने लगे हैं मेडिकल साइंस में। नो मोबाइल फोन फोबिया, फोबिया मीन्स इट इज अ काइंड ऑफ फियर, नोमोफोबिया, ए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर that leads to anxiety, depression, isolation and headache. Phantom limb syndrome, PLS बोलते हैं इसको, नाम सुना phantom limb? ये एक व्यक्ति है जिसका एक पैर नहीं है, काट दिया गया, amputation किया गया because of some disease, infection के कारण, लेकिन उसको लगता है कि हमेशा मेरा वो पैर है और नीचे में कहीं खुजली हो रही है उसको। उसका लेफ्ट लेग नहीं है लेकिन उसका लेफ्ट एंकल जॉइंट में खुजली हो रही थी। पैर काटा जाने के बाद में भी उसको लगता है कि अभी खुजली हो रही है। दिस इज ऑल्सो ए मेंटल डिसऑर्डर। तो ये स्टोरी यहाँ क्यों कह रहे हैं हम? डिजिटल वर्ल्ड में आज के बच्चे कभी कभी ऐसे फैंटम लिम्ब सिंड्रोम फील करते हैं। व्हाट इज दैट? 29 to 89% of smartphone users experience the phantom vibrations or ringing of phones. गहरी नींद में रात को सोते हुए भी कभी कभी उनको लगता है कि हमारी घंटी बज रही है, रिंगटोन आ रही है, कहीं मिस तो नहीं हो गया, कल मिस नहीं हो गया। फैंटम लिम्ब सिंड्रोम। CVS, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, मुझे इसका एक बेटर एक्सपीरियंस है। 5 years ago, जस्ट बिफोर कोरोना, बाबा की सेवाएं कुछ ऐसे आई जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म में मुझे करना पड़ा और बहुत उत्सुकता से मैं कर रहा था। न्यू ईयर की समय था, दिसंबर लास्ट वीक और जनवरी फर्स्ट वीक इस समय की बात है। इतना हैवी लोड पड़ा मेरे आंख के ऊपर। आई ऑल्सो सफर्ड फ्रॉम दिस कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। तब से मैंने मेडिकल चेकअप करवाया और डॉक्टर ने कहा कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज कम कर दीजिए। दैट वाज ऑल्सो ए गुड लर्निंग फॉर मी एंड आई ऑल्सो रिड्यूस द यूज ऑफ स्क्रीन। ये देखिए गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन, यू कैन सी 2015 में 8 सेकेंड था ह्यूमन अटेंशन व्हिच वाज लेस देन गोल्ड फिश, और आज हमारी अटेंशन स्पैन उससे भी कम हो चुका है। विकास की ओर जा रहे हैं या पतन की ओर हम जा रहे हैं? ये देखिए स्विचिंग पेनल्टी जो बोल रहा था अभी, एंड यू सी द कंडीशन ऑफ द ब्रेन। हम ये कंटेंट आपको शेयर कर देंगे। नो नीड ऑफ राइटिंग, नो नीड ऑफ टेकिंग स्नैपशॉट्स। ऐसे लिखना बहुत अच्छी आदत है, लिख सकते हैं। ये देखिए रेडियो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस ऑफ द स्मार्टफोन डिवाइसेस ऑब्जर्व्ड बाय द बॉडी कॉजिंग द ब्रेन ट्यूमर। तो एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करेंगे जस्ट टू लर्न कि व्हाट द डिजिटल वर्ल्ड हैज़ गिवन अस। हमारे पास में 5 ऐसे वॉलंटियर हैं जो हमारे बीके भाईज हैं, उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे दे में काइंडली कम ओवर टू द डैश। बहुत अच्छा हरकत करेंगे, 5 मिनट की ये माइक्रो एक्सरसाइज रहेगी और आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा कि व्हाट डिड यू लर्न। ये भाई जी है, इनको हम एक टेक्स्ट कंटेंट देंगे पढ़ने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। ये एक डॉक्यूमेंट है, हिंदी में कुछ कंटेंट लिखा गया है और हम ये भाई जी को दे रहे हैं, पढ़ेंगे, मेमोराइज करेंगे, उसके बाद हम पेपर ले लेंगे और ये आपको जो माइंड में रखा, मेमोराइज किया, वो आपको सुनाएंगे। अगर नहीं सुना पाएंगे तो हम पढ़ के भी सुना देंगे। ये लीजिए, आपके लिए ये काम है। बाकी हमारे 4 वॉलंटियर है, वो लोग अपने हरकत करने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आइए, आप लोग आइए। सबके हाथ में एक एक वंडरफुल डिवाइस है, वंडरफुल उपकरण लेके वो लोग आ रहे हैं। थोड़ा फ्री स्पेस चाहिए भाई जी, आप इधर आ जाइए बीचों बीच। हाँ जी, अब आप लोग अपना हरकत शुरू कीजिए। भाई जी को हमने टास्क दिया पढ़ के मेमोराइज करना। 1 मिनट का टास्क रहेगा। चलिए, आपका टाइम शुरू होता है। आपको 1 मिनट का समय दिया गया है पढ़ने के लिए, मेमोराइज करने के लिए। आप ध्यान से पढ़ना।
30 सेकंड हो गया और 30 सेकंड बाकी है। और 10 सेकंड बाकी है भाई जी, 10 सेकंड बाकी। चलिए, आपका टाइम पूरा हो गया। आप लोग जो हरकत कर रहे थे, आप लोग बैठ जाइए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये 4 भाइयों के लिए थोड़ा ताली बजा दीजिए आप लोग जी। पेपर आप दे दीजिए। अब बताइए आपने क्या याद रखा। बस 17 अगस्त ही उसमें पढ़ पाया मैं ढंग से। उसमें डेट लिखी है बस 17 अगस्त, और कुछ समझ नहीं आया, बाकी सारा ऊपर से चला गया। आपको कैसे लगा, क्या हुआ, प्रॉब्लम बताइए। एक तो वर्ड्स भी थोड़े से टफ थे, और भाइयों ने बहुत अच्छा प्रयोग किया कि मैं ना पढ़ पाऊँ। कुछ मतलब डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था, वर्ड्स भी टफ थे, तो सिंक ही नहीं हो पाया। डिस्ट्रैक्शन के कारण इनको मेमोराइज करना काफ़ी कठिन लगा। और ये क्या लिखा है ये पढ़ के सुना देंगे। अभी हम क्या बोलना चाहते थे थ्रू दिस माइक्रो एक्टिविटी, कि हम जब कंसंट्रेट करते हैं पढ़ाई में या हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, तो उस समय दीज आर द डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, कुछ लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, यूट्यूब है, इतने सारे कंटेंट हमारे मेमोरी में बैठी हुई है पहले से, ओवरलोडेड इंफॉर्मेशन, कि हम कंटेंट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते हैं। और मेमोराइज करना तो उससे और बड़ा चैलेंज है। इसमें क्या लिखा है भाई जी, पढ़ के सुना देंगे। 17 अगस्त 2019 को प्रातः 5:47 बजे डॉक्टर अभिनव त्रिवेदी, प्रोफेसर शैलजा मुखोपाध्याय, इंजीनियर नीरज वर्मा, सुक्षी मृणालिनी देशपांडे तथा कैप्टन यशवर्धन सिंह वाराणसी से जबलपुर की ओर प्रस्थान कर रहे थे। मार्ग में 8:23 बजे रीवा के निकट उन्हें पुरातत्वा देवाशीण चक्रवर्ती और भाषाविद कामाक्षी अय्यर मिले, जिन्होंने 12 जनवरी 1987 की एक विस्मृत पांडुलिपि का उल्लेख किया। उस पांडुलिपि में अधिसंज्ञानात्मक पुनर्स्मृति अभ्यास तथा कालानुविक्रमिक विसंगति सूचक अभिलेखन जैसे दुर्लभ पद प्रयुक्त थे। जी, 23 नवंबर 2021 की रात्रि 9:16 बजे उज्जैन स्थित एक प्राचीन वैधशाला में डॉक्टर फरहान काजमी, अर्चना कुलकर्णी और राघवेंद्र पाठक ने उस दस्तावेज पर पुनः पाठ किया। और भी है, अभी तो बस एक्चुअली ये कंटेंट जानबूझ के ऐसे कॉम्प्लिकेटेड और जार्गन ऑफ वर्ड्स के साथ में बनाया गया, क्योंकि हमारी जो डाटा एनालिसिस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, उसमें फोकस्ड कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती ही है। ये कोई स्टोरी नहीं है कि पढ़ लें और याद रख लें। जब डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस इतनी तीव्र मात्रा में होती है, तो चिल्ड्रेन फेस वेरी बिग डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द कंटेंट, टू मेमोराइज द कंटेंट एंड अल्टीमेटली टू वर्क अपॉन इट। तो उसी के लिए माइक्रो एक्सरसाइज डिजाइन किया गया था। थैंक यू સો મચ ફોર યોર પેશન્ટ। પછી વાંચીને સંભળાવી એટલે ડિજિટલ એરામાં એવું થાય છે એના ઉપર એમને એક્સરસાઇઝ